Good morning. Good morning. Good morning, sir. Say good morning. Good morning, sir. Good morning. बहुत स्लो आते हैं बच्चे भाई, इस तरह कैसे काम चलेगा? आधा घंटा तो इनको लगता है अटेंड कराने में। क्या चल रहा था बॉबी सिंह? बॉबी सिंह, ओ बॉबी सिंह, बॉबी सिंह बोलते नहीं, सो रहा है। अनिल, अनिल, सर हाइब्रिडाइजेशन और पोलैरिटी के बारे में चल रहा था, रिएक्टिविटी। अच्छा 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 अच्छा, हाँ, हेलो एरियंस आर लेस रिएक्टिव देन हेलो एल्केन्स, राइट? और हम लोग Yes. उसमें अच्छा, चलो अब लगभग बच्चे कांस्टेंट हो गए, तो लेट मी स्टार्ट। देखिए, कल हम लोग बात चल रहे थे हेलो एरियंस आर लेस रिएक्टिव देन हेलो एल्केन्स। ठीक है, तीन फैक्टर थे बाय विच वी कैन शो दैट द हेलो एरियंस आर लेस रिएक्टिव। फर्स्ट, रेजोनेंस, वी हैव डिस्कस्ड resonance. Second, we have hybridization, and third we have polarity. देखिए, इनफैक्ट थर्ड और फोर्थ फैक्टर का सीधे सीधे रिलेशन है। मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपको याद आ रहा हो, हम लोग ने 11th क्लास के चैप्टर थर्ड चैप्टर पीरियोडिक टेबल एंड देयर प्रॉपर्टीज में लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी हम लोगों ने पढ़ा था फैक्टर इफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और उसमें 6 फैक्टर पढ़े थे। लास्ट फैक्टर की बात कर रहा हूँ, पता नहीं आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, मैं नहीं जानता। मैं फिलहाल 11th वालों को पढ़ा के ला रहा हूँ, है ना? तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने भी पढ़ा होगा। वो 6 फैक्टर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इफेक्ट करता है वो था हाइब्रिडाइजेशन।
और वहां पे आपने लिखा था ग्रेटर द एस करेक्टर ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एटम। जैसे हम लोग, मैं आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ, देखिए इथेन में दोनों कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, तो 4 ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल s है, तो इसका s परसेंटेज हो जाएगा 25% हो जाएगा, या 1/4 s करेक्टर। जब लोग यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड सी देखे है कार्बन ही, लेकिन यहाँ पे ये sp2 हाइब्रिडाइज है, तो ये यहाँ पे 33% यहाँ पे s करेक्टर हो जाएगा, और वी कैन से 1/3। एंड CH ट्रिपल बॉन्ड CH में ये sp दोनों कार्बन यहाँ पे sp हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, राइट। वी ऑल आर टॉकिंग अबाउट द सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, दैट इज 50% और 1/2। अब देखिए हम लोगों ने कहा था कि अब यहाँ पे चूंकि क्या हो रहा है कि इथेन से इथाइन तक s करेक्टर इंक्रीज कर रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रही है। ये एक बात है जो मैंने 11th क्लास की आपसे शेयर की। yesterday we have discussed that the benzene at haloalkane the chlorine is attached to the sp2 hybridized carbon atom, sp2 hybridized carbon atom, and in haloalkanes we have CH3 CH2Cl। तो यहाँ पे जिस कार्बन एटम से क्लोरीन बॉन्ड है वो sp3 है। अब देखें इसका मतलब ये हुआ कि इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, और अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो कार्बन क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम, और इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम, तो इसका मतलब इसकी जो पोलैरिटी है कार्बन क्लोरीन बॉन्ड जो है वो लेस पोलर है, लेस पोलर है। जबकि यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे s करेक्टर 1/4 है, ये देखिए यहाँ पे है आपको sp2 और sp3 दोनों का दिखाया है 1/4 है, मतलब लीस्ट एस करेक्टर है। लीस्ट एस करेक्टर है तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी। अब कार्बन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा होगा, एंड ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ग्रेटर द पोलर करेक्टर। अब देखिए पोलर करेक्टर क्या है, मतलब इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, डेल्टा पॉजिटिव, जितना ज्यादा ये डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी जल्दी ये बॉन्ड डिसोसिएट करेगा। देखिए यहाँ पे यही डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव और ये क्लोरीन डेल्टा नेगेटिव, लेकिन ये पॉजिटिव नेगेटिव करेक्टर, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव करेक्टर क्या लेस है। तो इनफैक्ट क्या है कि हेलो एल्केन्स आर मोर पोलर एंड मोर रिएक्टिव, मोर पोलर एंड मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव। कोई डाउट? अरे कोई डाउट? नो सर। तो ये पहले आपको बनाना पड़ेगा, फिर आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ये दोनों चीज आपको दिखानी पड़ेगी। कार्बन यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज है, वहां पे sp हाइब्रिडाइज है, हाँ। उसके बाद हम लोग इस पे लिखेंगे कि क्या, ठीक है। तो लिखेंगे आप कि इन हेलोएरिन्स, इन हेलोएरिन्स द कार्बन क्लोरीन, carbon of carbon chlorine bond, carbon atom of carbon chlorine bond is sp2 hybridized, is sp2 hybridized with a less electronegativity, with a less value of electronegativity, comma, so therefore carbon chlorine bond, the carbon chlorine bond is less polar, less polar, whereas in haloalkanes, whereas in haloalkanes the chlorine is bonded to sp3 hybridized carbon atom, sp3 hybridized carbon atom, whose electronegativity is more, I'm sorry, whose electronegativity is less, whose electronegativity is less, therefore carbon chlorine bond have electronegative difference, have greater electronegative difference, carbon chlorine bond have greater electronegative difference, full stop. Greater the electronegative difference, greater the polar character, greater the polar character of CCl bond, and hence greater the reactivity, hence greater the reactivity, greater the reactivity, greater the reactivity, greater the reactivity.
कोई डाउट? अरे यहाँ तक कोई डाउट? नो सर, नो सर। अच्छा, अगर आपको यहाँ तक डाउट नहीं तो मैंने भी आपसे कहा है कि ये पोलरिटी ही डाइपोल मूवमेंट की बात कर। डू यू नो व्हाट इज डाइपोल मूवमेंट? डिग्री ऑफ पोलरिटी ऑफ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। सुनो, आप पोलरिटी तो आपने डिस्कस कर लिया, डिग्री मतलब कितना पोलर, अगर दोनों हैं तो पोलर। आप कह रहे हो हेलो एल्केन्स वाला जो है वो मोर पोलर है और वो वाला लेस पोलर है। और सुनो पोलरिटी, मैं इसी की बात, डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? डिग्री ऑफ पोलरिटी ऑफ पोलर कोवेलेंट। मतलब डाइपोल मूवमेंट का पहली बात तो नॉन पोलर बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं, और जितना ज्यादा पोलर करेक्टर होगा उतना डाइप। देखिए डाइपोल मूवमेंट होता है E इंटू टी, चार्ज यहाँ पे ज्यादा, और बॉन्ड लेंथ यहाँ पे ऑल्दो ज्यादा है, यहाँ पे कम है। यहाँ पे देखिए जब ये इनके बीच ये पोलर करेक्टर आपके पास कम हो जाएगा तो बॉन्ड लेंथ भी कम हो जाएगी, राइट। तो अब देखें, अगर इसके डाइपोल मूवमेंट की बात करूं, मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, छोटा सा एग्जांपल। अगर इथाइल क्लोराइड का डाइपोल मूवमेंट की बात करूं तो ये लगभग 177 पिकोमीटर होता है, 177 पिकोमीटर। और क्लोरोबेंजीन के अगर मैं डाइपोल मूवमेंट की बात करूं, दिस इज 169 पिकोमीटर। किसमें डाइपोल मूवमेंट ज्यादा आपको दिख रहा है? कहां पे डाइपोल मूवमेंट ज्यादा दिख रहा है? इथाइल क्लोराइड। तो अगर ग्रेटर द डाइपोल मूवमेंट, ग्रेटर द पोलरिटी एंड ग्रेटर द रिएक्टिविटी। सिंपल, मैंने आपको बताया था कि सेकंड और थर्ड पॉइंट एक ही जैसे। अगर ऊपर वाले में आपने पोलर प्रूफ कर दिया, पोलर है तो डाइपोल मूवमेंट होगा, और डाइपोल मूवमेंट होगा तो फिर आप डाइपोल, दोनों मतलब एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको सिर्फ यहाँ पे लिखना है ग्रेटर द डाइपोल मूवमेंट, ग्रेटर द पोलर कैरेक्टर, ग्रेटर द रिएक्टिविटी, नथिंग। सिंपल सी बात है। तो पोलरिटी जो है वो डाइपोल मूवमेंट पे डिपेंड करती है, और इसकी जो यूनिट है वो है डी बाई, इसको डी बाई बोलते हैं। दिस इज वी हैव डी बाई। मैं कुछ गड़बड़ हूँ क्या? एक मिनट, जरा सा 2 मिनट रुक जाओ भाई, एक मिनट। कुछ डाइपोल मूवमेंट मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है, ये तो पॉइंट्स में होगा, इट इज इन द पॉइंट। ये होना चाहिए 2.05 डी बाई, and this is we have 1.73 डी बाई। यूनिट मैंने गड़बड़ ले ली थी, वो मैंने बॉन्ड लेंथ आपको दे दी थी, बॉन्ड लेंथ। वहां पे बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, वो पहले ही बात बोल चुका हूं, ठीक है। तो आप नीचे लिखेंगे कि इन क्लोरोबेंजीन हैव लेस डाइपोल मूवमेंट एज कंपेयर टू द हेलोएल्केन्स। क्लोरोबेंजीन हैव लेस डाइपोल मूवमेंट एज कंपेयर टू द हेलोएल्केन्स। लिखेंगे ग्रेटर द डाइपोल मूवमेंट, greater the dipole moment, greater the polarity and greater the reactivity of hydrocarbon। बस जनरल बात लिखा दी आपको, एक स्टेटमेंट आपको जनरल लिखा दिया। कोई डाउट, कोई दिक्कत? नो सर। तो एक बात आज क्लियर हम लोग ने कर ली, इससे बार बार नहीं कहा। सुनो एक बात और बता दें, सिर्फ हेलो एरिन्स ही नहीं, अब अल्कोहल में जाएंगे ना, तो जो एरोमेटिक अल्कोहल होंगे लेस रिएक्टिव होंगे, और ओपन चेन वाले अल्कोहल जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होंगे। पहले बता दे रहा हूँ, रिंग जो है, रिंग वो ड्यू टू द रेजोनेंस रिएक्टिविटी को डिक्रीज करती है, ये बात ध्यान रखें, बार बार कहने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे एक बात मैं इसको दूसरे लैंग्वेज में कहूँ तो एरोमेटिक एल्काइल हैलाइड आर लेस रिएक्टिव देन एलिफेटिक हैलाइड। इसको मैं एलिफेटिक बात बोल रहा हूँ, एलिफेटिक एल्काइल हैलाइड आर मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक। एरोमेटिक में आप हमेशा जो है उनकी रिएक्टिविटी कम होती है, हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए। ये चूंकि आपके लिए एक तरह से मैं 11th क्लास को 0 मान के आ रहा हूँ, तो इसको मैं मान के चल रहा हूँ पहली ऑर्गेनिक का चैप्टर आप पढ़ रहे हो, तो छोटी छोटी बातें हैं जो एज ए होल आपको याद रखनी पड़ेंगी, और सबका रीजन वही है, बिकॉज ऑफ रीजन वहां भी होगा ज्यादा है, और हाइब्रिडाइजेशन भी वही दिक्कत आ रही होगी, पोलरिटी की वही दिक्कत आ रही होगी, ठीक है। तो कोई डाउट? नो। चले पहली टाइप की रिएक्शन पे आ जाए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं, यहाँ पे एक बात लिखना, यहाँ पे एक बात आप यहाँ पे नोट लिख लेंगे, नोट लिखेंगे ड्यू टू द लेस रिएक्टिविटी, ड्यू टू द लेस रिएक्टिविटी हेलोएरिन्स आर लेस reactive than haloalkanes.
arenes are less reactive than haloalkanes. So they cannot undergoes for nucleophilic substitution reaction easily. ये नहीं कह रहा नहीं जाएगा, बोला easily. They cannot undergoes for nucleophilic substitution reaction easily, or they can undergoes for such reaction under drastic condition. अगर देखते हो जाएगी नहीं, सारी रिएक्शन आपको नहीं मिलेंगी जो आपने एलिफेटिक में की, जो मिलेंगे भी उसके आपको लिख रहा है कि वो ड्रास्टिक कंडीशन में होंगे, ठीक है, सिर्फ यूवी लाइट से रिएक्शन नहीं होगी, और रिएक्ट अंडर ड्रास्टिक कंडीशन, और रिएक्ट अंडर ड्रास्टिक कंडीशन। देखें यहाँ पे दिखाई देगा आपको। तो पहली हेडिंग आपने यहाँ पे लिखी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम लोग ने वहां भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे पहले लिया था, जिसमें आपने SN1 SN2 पढ़ा था रिएक्शन, ठीक है। और देखिए इसमें सबसे पहली जो रिएक्शन आप लिख रहे हैं वो आप लिख रहे हैं रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ फिनोल, फॉर्मेशन ऑफ फिनोल, जिसको आपने कहा था वहां पे कहा था अल्कोहल फिनोल, फॉर्मेशन ऑफ फिनोल। और इस रिएक्शन का नाम भी है, इस रिएक्शन को देखें हम लोग बहुत अच्छे नाम से जानते हैं, इसको आप देखेंगे डॉप प्रोसेस, डॉप प्रोसेस। मैं जहां पे भी रिएक्शन बाय नेम है वहां पे आपको नेम से दे रहा हूं, क्योंकि आपके पास कम से कम 3 रिएक्शन पेपर में बाय नेम रिएक्शन देते हैं। डॉप प्रोसेस लिखेंगे व्हेन हेलोएल्केन्स, सॉरी व्हेन हेलोएरीन्स और क्लोरोबेंजीन, कुछ भी आप लिख लें, व्हेन हेलोएल्केन्स आर रिएक्ट विद, सुनो अच्छा चलो लिख लो, आर रिएक्ट विद aqueous solution of aqueous alkali at 623 Kelvin temperature and 300 atm pressure, 300 atm pressure, followed by acidification। देखिए जब भी इस तरह का वर्ड आ रहा हो फॉलोड बाय, तो रिएक्शन 2 स्टेप में हो गई। फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, गैस फॉर्मेशन ऑफ फिनोल, गैस फॉर्मेशन ऑफ फिनोल। फिनोल एरोमेटिक अल्कोहल है भाई। सुनो इधर देखें, आपने एलिफेटिक में यही रिएक्शन लिया था। देखिए पहले समझें, आपने सिर्फ एक्वस KOH, देखिए बहुत नॉर्मल कंडीशन में वाटर में KOH डाल करके या NaOH डाल करके आपने अल्कोहल बना दिया था, आपने अल्कोहल बना दिया था। किसमें? ये हेलोएल्केन्स में, हेलोएल्केन। देखें बिल्कुल सिंपल रिएक्शन थी, कोई दिक्कत नहीं। अभी यहाँ पे चेंज हो गया। यही काम आप जब एरोमेटिक में करोगे, ये एलिफेटिक यहाँ लिखे दे रहा हूं, हेलोएल्केन्स। अब देखें पहले आपको पहली रिएक्शन हमने वहां पढ़ी थी, वहां और यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं, दोनों में आपको कंडीशन का डिफरेंस दिखा रहे हैं। यहाँ पे NaOH या KOH आप जो भी ले रहे हो, यहाँ पे चलो NaOH ले लेते हैं, यहाँ पे भी, नहीं तो आपके पास हमेशा कंफ्यूजन रहेगा। यहाँ पे भी NaOH ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो निकलेगा वो होगा NaCl। सुनो, आप यहाँ पे NaOH ले रहे हो, वो भी एक्वस है ना, एंड दिस इज एक्वस। कंडीशन हो गया, देखिए यहाँ पे सिंपल कंडीशन मतलब रूम टेम्परेचर में भी रिएक्शन होते थे, यहाँ पे लेकिन टेम्परेचर 623 केल्विन है, रूम टेम्परेचर बहुत ऊपर हो गया, ठीक है, एंड 300 atm प्रेशर। तो पहले तो ये सीधे सीधे रिएक्शन कर देता नहीं, यहाँ पे जब भी आपको रिएक्शन मिलेगी तो ये बनाएगा सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, हमेशा सॉल्ट बनेगा अल्कोहल का पहले, तो दिस इज कॉल्ड सोडियम फिनॉक्साइड। अब इस सोडियम को कैसे हटाएं, मैंने इसीलिए आपको लिखा फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, मतलब डाइल्यूट HCl के साथ आप जब सॉल्ट को ट्रीट करेंगे तो ये आपको फिनोल देगा, दिस विल गिव्स यू द फिनोल, दिस विल गिव्स यू द फिनोल, दिस इज फिनोल। अब देखें ऊपर के रिएक्शन को देखें, बार बार नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ यहाँ पे इसीलिए बनाया। यहाँ पे देखें बिल्कुल सिंपल रिएक्शन थी, एक्वस KOH के साथ आपने वो कर दिया था, कोई कंडीशन नहीं थी, और सिंपल उसने आपको अल्कोहल दे दिया था, अल्कोहल, है ना। यहाँ पे भी ये फिनोल जो है एरोमेटिक अल्कोहल है, मिल रहा है, लेकिन आपको इस कंडीशन से जाना पड़ रहा है 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 atm प्रेशर। जिस प्रेशर पे हम लोग काम करते हैं वो 1 atm होता है, 300 गुना ज्यादा प्रेशर आपने ले लिया। तो ये रिएक्शन आपको ये देखें, दिस इज डॉप रिएक्शन, और अक्सर पेपर में पूछी जाती है डॉप प्रोसेस। कोई डाउट? ऊपर वाली रिएक्शन नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ये ऊपर वाली आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया।
अच्छा एक बात बता दूं, 12th क्लास, कल से आपको मैंने होमवर्क देना ऐप पे चालू कर दिया। हैव यू गॉट दैट होमवर्क? यस सर। हाँ, किसको 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 मिला? किसको किसको वो होमवर्क मिला? मेरे को रेज योर हैंड जिनको जिनको मिल गया। छह, बस 6 लोगों को? अरे 37 वहां तो दिखा रहा था यार हमको, 37 लोग को दिखा रहा था मुझे। सुनो, अब आपका डेज एक निश्चित हो कर दिया गया है, ठीक है? ऑल्टरनेट डेज में आपको हम यहाँ से वो क्या बोलते हैं, होमवर्क देंगे। अब वो डेज में बता दूं आपके लिए, 12th क्लास के लिए वो जो दिन होगा वो होगा ये टीटीएस में ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, और 11th वालों के लिए वही चीज हो जाएगा, एमडब्ल्यू, ठीक है? तो बहरहाल मैंने कल, चूंकि पहला दिन था कल आपका, उसमें थर्सडे था भी, कल मैंने आपको होमवर्क शेयर कर लिया। मंडे से वी विल हैव अ टीटीएस, वी कैन हैव अ होमवर्क, ठीक है? और मैं बता दूं होमवर्क जो होगा वो करंट टॉपिक से होगा, अदरवाइज मैं कंप्लीट शीट आपसे ऑलरेडी मैं गूगल क्लासरूम में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? और वो वही शीट एक तरह से आपका जो टॉपिक रनिंग होगा उससे रिलेटेड, या जितना हो चुका होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको दूंगा, कम 10, 12, 15, 20 जो भी आपकी पोटेंशियल में होगा, ठीक है? उसको आप करें, ठीक? In case you have any question, doubts, any you can ask on the next step, right? तो TTS में I will send you the homework by the next week. अभी तो मैंने सबको एक साथ कल वो डिस्पैच कर दिया था। By the next week you have a TTS turn of the homework, ठीक है? तो होमवर्क आपको भेजूंगा। चले नेक्स्ट लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ एनिलीन। फॉर्मेशन ऑफ एनिलीन, प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन एक ही बात है, ऊपर जैसे फॉर्मेशन ऑफ फिनोल लिखा है या प्रिपरेशन ऑफ फिनोल एक ही बात है, फॉर्मेशन ऑफ एनिलीन। देखें वहां पे अगर आपको याद हो रहा होगा तो अल्काइल हाइड्राइड को जब अमोनिया से रिएक्ट किया था तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन दे रहा था, साथ में क्वाटरनरी सॉल्ट भी दे रहा था, सब रिएक्शन। और बोल मैंने आपको बताया था रिएक्शन को बीच में आप रोक ही नहीं पाएंगे, ठीक है? अभी देखिए यहाँ पे लिखेंगे when chlorobenzene, when chlorobenzene is react with ammonia, when chlorobenzene is react with ammonia and cuprous oxide at about 475 Kelvin temperature, 475 Kelvin temperature and 60 atm pressure, 475 Kelvin temperature and 60 atm pressure gives formation of aniline, अब देखें जो मैंने बोला वही यहाँ पे लिख दिया, कुछ नहीं किया, बस वो जो बात वहां पे बोली है वो यहाँ लैंग्वेज के फॉर्म में लिख दी है। तो दिस इज वी हैव अ क्लोरोबेंजीन। देखें वहां पे आपने सिर्फ लिया था तो आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सब मिल रहा था, यहाँ पे सब ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको यही मिल जाए बहुत, अमोनिया और ये क्यूप्रस ऑक्साइड। यहाँ पे जो क्यूप्रस आयंस है ना, वो यहाँ पे क्यूप्रस आयंस जो एज ए कैटलिस्ट बिहेव कर रहे हैं और एट द एंड ऑफ द रिएक्शन भी आपको वापस मिल रहा है, ठीक है? तो दिस विल गिव यू द रिमूवल ऑफ वाटर आल्सो। तो दिस इज दी ऑफ एनिलीन। वहां पे आपको प्राइमरी अमीन जो है, ये एनिलीन इज आल्सो बिहेव एज अ प्राइमरी अमीन, लेकिन यहाँ सेकेंडरी और टर्सरी आपको नहीं मिलने वाले, राइट? अरे हाँ ना? यस सर। इतनी बात समझ में आ गई? आगे चलो, यस सर। नाउ यस सर। नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ साइनोबेंजीन, जिसको बेंजोनाइट्राइल भी कहा था, फॉर्मेशन ऑफ साइनोबेंजीन। देखिए मैंने कल आपको अगर याद आ रहा हो तो मैंने सेंटमेयर्स रिएक्शन और गेटरमैन रिएक्शन से भी साइनोबेंजीन बनाया था, जबकि जरूरत नहीं थी वहां पे। मैंने बताया था इट इज आल्सो द पार्ट ऑफ द सेंटमेयर रिएक्शन, साइनोबेंजीन। अभी देखें एक और यहाँ पे बना रहे हैं हम लोग, अब हेलोजन बना करके हम लोग ले रहे हैं, तो लिखेंगे when chlorobenzene or bromobenzene, when chlorobenzene or bromobenzene is react with CuCN, in presence of pyridine, gives formation of
साइनोबेंजीन। साइनोबेंजीन कॉमन नेम है। अगर मैं इसका आईपीएससी नेम लिखूं तो ये कहलाएगा बेंजोनाइट्राइल। बेंजोनाइट्राइल, बेंजोनाइट्राइल प्लस CuCl, बेंजोनाइट्राइल। मैं एक बात बता दूं, क्योंकि ये साइनाइड हम लोग बिल्कुल लास्ट वाले टॉपिक में पढ़ते हैं, तो कुछ यूजेस, आपको यूजेस ऑफ साइनाइड बता देना बहुत जरूरी है, यूजेस, क्योंकि बार बार पड़ेगा। और या मैं सिंपल सी आपको बात बता दूं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, चाहे ये एलिफेटिक पे हो या एरिफेटिक पे हो, एरोमेटिक पे हो, इसमें एक छोटी सी बात बता दूं, CN ग्रुप के साथ 3 फैक्टर आपको हमेशा याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि चालू अभी रिएक्शन आपको मिलने लगेगी कन्वर्जन वगैरह में, इसलिए आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। CN ग्रुप, देखिए साइनो ग्रुप, पूरे ग्रुप के साथ बता रहा हूँ, चाहे एलिफेटिक पे हो या एरोमेटिक में। जब इसको आप पार्शियल ऑक्सीडेशन में ले जाते हैं, पार्शियल ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं, तो ये आपको देता है, ये देखें CONH2। हाँ, आई एम वेरी सॉरी, हम लोग तो एक स्पेसिफिक ले रहे हैं ना। देखिए ये जो ग्रुप में चेंज हो जाएगा, CONH2 ग्रुप में चेंज हो जाएगा। अमाइड, जिसको कहते हैं आप एसिड अमाइड, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। इसी को कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर दें, कुछ गड़बड़ कर दी क्या? ये पार्शियल ऑक्सीडेशन नहीं, पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, रिएक्शन विद वाटर मतलब, है ना। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में जाएंगे, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में जब जाएंगे आप, कंप्लीट हाइड्रो मतलब इसका एक और स्टेप कह लें या कंप्लीट कह लें, तो वो COOH ग्रुप में दे देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में दे देगा, आपको चेंज कर देगा। और जब आप रिडक्शन में जाएंगे, रिडक्शन कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट लेकर के, तो वो CH2NH2 बना देगा, प्राइमरी अमीन बना देगा, प्राइमरी अमीन CH2NH2 1 डिग्री अमीन बना देगा। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि साइनोबेंजीन हम कल से आपको बता रहे हैं, साइनोबेंजीन का सबसे खास बात यह है कि CN ग्रुप हम लोगों ने सेंट मेयर रिएक्शन से भी लगाया था। ये भी एक सबसे सुंदर रिएक्शन है, जिससे हम लोग इसको साइनोबेंजीन में चेंज कर सकते थे, है ना। और हम लोग ने किया भी इसको। तो मैंने आपको यहाँ पे एक सिंपल सी बात बताई कि इसका यूज क्या है, CN हम लोग क्यों बना रहे हैं बार बार, है ना। CN को जब भी CONH2 बनाना होगा, तब हम लोग इस रिएक्शन को देखेंगे, ठीक है। इसको आगे CN ग्रुप बनाने के बाद हम उसका जब रिडक्शन करेंगे तो CH2NH2 में चेंज हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस करेंगे, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वो अमाइड में चेंज हो जाएगा, और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वो हम लोग को देगा कार्बोक्सिलिक एसिड। इनफैक्ट ये जो अमाइड है ये भी एसिड डेरिवेटिव है, एसिड डेरिवेटिव, तो इसको आप ये नोट करके लिख लें, आगे आपको काम आएगी, ठीक है। क्योंकि इसको पढ़ेंगे बिल्कुल लास्ट टॉपिक में, लेकिन जरूरत अभी से आ रही होगी, इसलिए आपको यहाँ पे बता दिया। इसको ये अलग से आप इसको यूजेस ऑफ CN ग्रुप लिख लेना, CN ग्रुप। कोई डाउट बच्चों, कोई डाउट? नो सर। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। यस सर। चलो, अभी हम लोगों ने एक चीज देख ली कि यहाँ पे तीनों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोगों ने जो भी चीज किया, उसमें क्या किया, एक नॉर्मल कंडीशन पे हम लोग को सारी चीजें मिल गई। देखें, ये देखिए, मतलब जो हेलो एल्केन्स में क्या था, नॉर्मल कंडीशन में मिल रहा था, लेकिन एरोमेटिक में जब आए तो कंडीशन जो है ना स्पेसिफिक होने लग गई, और ड्रास्टिक कंडीशन पे हो गया, टेम्परेचर प्रेशर चेंज होने लग गया, है ना, विदाउट किसी के प्रेजेंस के हम लोग उसको कर नहीं पा रहे हैं। तो कुल मिला के ये जो हमारे पास रिएक्शन थी, ये हम लोग ने इसकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर ली। यहाँ तक किसी को कोई डाउट होगा तो आप जरूर लिखेंगे। मैं एक बात और बताता हूँ, इस एरोमेटिक रिंग पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, लेकिन तीनों केसेस में, तीनों जो आपने भी पढ़े, फॉर्मेशन ऑफ एनिलीन और फिनोल और ये साइनोबेंजीन, इसमें एक बात आप यहाँ पे लिख लेंगे, द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। मैं यहाँ पे पीछे एक पेज खाली पर हो गया, उसमें वहीं पे आपको इसको बताता हूँ। द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ओवर द बेंजीन रिंग, increases the reactivity of halogens,
increases the reactivity of halogens. Presence of इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जिसको माइनस आई इफेक्ट भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। देखिए मैं छोटी सी आपको एक रिएक्शन दिखाता हूं तो आपको समझ में आने लगेगा। अभी आपने यहाँ पे एक कंडीशन लिखी, पहली आपने एक कंडीशन लिखी कि क्लोरोबेंजीन, देखिएगा रिएक्टिविटी देखिएगा। अब मैं सारी चीजें एरो पे लिख रहा हूँ, सारी चीजें। आपने वहां पे NaOH लिया, ठीक, NaOH पहली कंडीशन में NaOH लिया, साथ में प्रेशर लिया, टेम्परेचर लिया 263 और प्रेशर लिया 300 ATM डाउ प्रोसेस में, और फिर फॉलोड बाय इसके बाद आपने किया डाइल्यूट HCl, तब वो आपको दे रहा था फिनोल। ये पहली कंडीशन थी। देखिए सेकंड कंडीशन में क्या हुआ कि हमने इस रिंग के ऊपर, देखिए क्लोरीन तो था ही, मैंने यहाँ पे आपके पास NO2 को, देखिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, NO2 इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग माइनस आई इफेक्ट ग्रुप, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट की बात कर रहे हैं। तो देखिए इसी की रिएक्टिविटी जो है वो आपके पास, देखिए ये जो आपके पास था वो आपके पास डाइल्यूट था, यहाँ का 50%, ये हाईली डाइल्यूटेड हो गया, 15% NaOH, और टेम्परेचर भी देखिए आ गया 433 केल्विन टेम्परेचर, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। अब आपका देखिए आपके पास ये थोड़ा सा लेस कंडीशन आ गए और यहीं पे आपके पास ये OH में चेंज हो गया, OH और NO2 यहाँ लगा हुआ है। दिस इज वी हैव नाइट्रो क्लोरो, बल्कि मैंने अलग ना गलत लिख दिया है, क्लोरो पहले आएगा फिर नाइट्रो आएगा। दिस इज क्लोरो पैरा क्लोरो नाइट्रो फिनोल, नाइट्रोबेंजीन। क्या हो रहा है आज, बेंजीन यहाँ पे हो जाएगा, दिस इज पैरा नाइट्रोफिनोल, फिनोल। now थर्ड कंडीशन पे मैं आ गया। थर्ड कंडीशन पे अगर आपने यहाँ पे एक की जगह आपने दो ग्रुप लगा लिए होते, देखिए NO2 और NO2, अब इसको हम कहेंगे 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन। अभी देखिए इसको आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको पास एक्वस NaOH, एक्वस NaOH और टेम्परेचर आप ले रहे हैं 368 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है, जस्ट स्लाइटली वार्म कंडीशन है। डाइल्यूट HCl, इट विल गिव्स यू द फॉर्मेशन ऑफ Cl को OH में चेंज कर देगा, OH NO2 दिस इज 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल। मेरे पास एक और रिएक्शन मेरे को लेनी थी और जगह है नहीं, तो मैं इसको यहाँ पे ले रहा हूँ, इसका एक और पार्ट ले रहा हूँ, फोर्थ कंडीशन। देखें इसी में आप क्या करें, यहाँ पे आपके पास देखें एक्सट्रीम कंडीशन आ गई, ये आपके पास है NOCl, NO2 एंड NO2, ठीक, तीन हो गए। इसका नाम हो गया दैट इज 2,4,6 ट्राइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन। अभी देखिए यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे NaOH लेने की जरूरत भी नहीं, सिर्फ वाटर आपने ऐड कर दिया और टेम्परेचर देखें जस्ट ये एक बहुत और कम टेम्परेचर 23 केल्विन टेम्परेचर पे आपके पास ये चेंज हो जाएगा फिनोल। NO2 और NO2, ठीक है, इसको पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं, यहाँ पे इसको बोलेंगे 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, पिक्रिक एसिड भी है। तो मैं आपको सिर्फ बताना ये चाहता हूं बच्चों, देखिए आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अगर यहाँ पे रिलीजिंग ग्रुप लगा देंगे तो रिएक्टिविटी आपके पास या देखो रिएक्टिविटी और इंक्रीज कर जाएगी, मतलब रिएक्टिविटी और डिक्रीज कर जाएगी। अभी यहाँ पे देखिए 2 नाइट्रो लगाया आपने तो आपके पास और माइल्ड कंडीशन आ गई, और 3 नाइट्रो ग्रुप पे बिल्कुल वाटर के साथ ही रिएक्शन हो गई। इज इट क्लियर? अरे बात समझ में आ गई? यस सर। तो यहाँ पे आपने ऊपर ऑलरेडी लिख लिया था, द प्रेजेंस ऑफ माइनस आई इफेक्ट ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी
towards the nucleophilic substitution reaction, towards the nucleophilic substitution reaction. कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई? नो सर। आगे बढ़ो, आगे Yes. चलो, चले। तो अगली 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 रिएक्शन हम लोग के पास आ गई, बी टाइप की रिएक्शन आ गई, रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल। और सबसे पहले इसमें देखिए हम लोग ऑलरेडी ले चुके थे, रिएक्शन विद मैग्नीशियम मेटल। क्या वो बनता है? रिएक्शन विद मैग्नीशियम Mg मेटल क्या बनता है? अरे बोलो, तुम लोग बोलना ही बंद कर देते हो यार। क्या बनता है? क्या बनता है? मैंने कल ही बताया था, साथ में अगर आप साथ में नहीं चलोगे तो एक समय ऑर्गेनिक में इतना हो जाएगा कि आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। हाँ बोलो, क्या बनता है? कौन सी रिएक्शन में होती है? ड्राई ईथर के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देता है। यार तुम लोग बेइज्जती कराते हो। ये जितने पिक्चर देखने वाले हैं ना, ये पिक्चर ही देखेंगे। देखें, इसको आप कहते हैं फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। इसको आपने कहा था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मैंने वहां पे बताया था, दिस इज द ओनली प्रिपरेशन, एरोमेटिक एलिफेटिक चाहे जो भी हो, लेकिन कंडीशन ये है, मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर में जब आप रिएक्शन करते हैं तो आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलता है। आपने एलिफेटिक में यहाँ पे एलिफेटिक चेन ले ली थी, यहाँ पे एरोमेटिक चेन ले ली। मैंने आपको बताया था आर जो है वो एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो बड़े आराम से रिएक्शन होंगे। देखें, नेक्स्ट आप लिखेंगे रिएक्शन विद सोडियम मेटल, रिएक्शन विद सोडियम मेटल Na। कौन सी रिएक्शन होती है सोडियम मेटल के साथ? सोडियम मेटल के साथ वुड्स रिएक्शन। वेरी गुड। देखिए यहाँ पे मैं जो आपको लूंगा ना, वो दो रिएक्शन लूंगा। वन देखिए वो वुड्स रिएक्शन थी, यहाँ पे आप लिखेंगे वुड्स फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। सुनो, जब आपने दोनों एलिफेटिक लिए थे तो वुड्स रिएक्शन। अभी एक एरोमेटिक एक एलिफेटिक लिखेंगे, व्हेन क्लोरोबेंजीन इज रिएक्ट विद मिथाइल क्लोर, ऐसा नहीं लिखेंगे, लिखेंगे एल्काइल क्लोराइड, एलिफेटिक चेन, एलिफेटिक चेन है ना। when chlorobenzene is react with alkyl chloride in presence of dry ether, in presence of dry ether gives formation of toluene, gives formation of toluene, toluene, toluene ना। इधर सुनो, इधर सुनो, आपको एक चीज दिखा दो अलग से रेड से देखे यहाँ बना लो। देखो, जब आपने एलिफेटिक RCl लिया था, 2 टाइम्स Na किया था, और इधर फिर इसको बजाय 2 टाइम्स करने के आपने दोबारा लिखा था। जब ये एलिफेटिक था, देखिए मैं लिख रहा हूँ एल्काइल क्लोराइड, एलिओनी ओपन चेन, तो इसी रिएक्शन को आपने कहा था वुड्स रिएक्शन, और आपके पास यही चेन हो गई थी R सिंगल बॉन्ड R प्लस 2 टाई, ये सब एक भाई बहन है। ये रिएक्शन थी वुड्स रिएक्शन, ये वुड्स रिएक्शन। अभी क्या हुआ, आपने कहा एक एरोमेटिक, ये देखें क्लोरोबेंजीन, एक एरोमेटिक, और ये मिथाइल क्लोराइड, ये एलिफेटिक। तो यही वुड्स और फिटिक, देखें जब एरोमेटिक वर्ड यूज हो रहा है तो यहाँ पे फिटिक वर्ड यूज हो रहा है, तो दिस इज मिथाइल क्लोराइड आपके पास बन रहा है ना, और ये टॉल्यून दे रहा है। ठीक है, वही भी, ये भी R आ रहा है, लेकिन ये R जो है वो डिफरेंट हो गया, ये एरोमेटिक हो गया। ठीक है, अब देखिए नंबर 2 यहाँ पे लिखेंगे फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, जेड भी लिख सकते हैं, IG भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, अलग अलग बुक में उसमें अलग अलग नाम ले देता है। ये इसको आप सॉरी जल्दीबाजी में गड़बड़ होती है, FITIG हो जाए। देखिए यहाँ पे लिखेंगे when chlorobenzene is react with chlorobenzene and sodium metal dry ether, it gives formation of diphenyl। देखिए it gives formation, बाकी कंडीशन सेम है, gives